दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ फंड रेज़ करने के लिए क्या करती थी? एक तो इंडिविजुअल पर्सन से वो जो है पैसा उठाती थी, स्टेट या पब्लिक फंडिंग का एक ऑप्शन था, कॉर्पोरेट फंडिंग का एक ऑप्शन था और इलेक्टोरल ट्रस्ट एक ऑप्शन था। इतने थर्ड क्लास आइडियाज दे रहा है, कुछ और नहीं सोच सकता है? जब बात हो रही थी इलेक्टोरल फंडिंग की, तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने सोचा कि व्हाई शुड बॉय द बॉल द फन, और चलो कुछ नया सोचते हैं। तो आया भैया साइज थोड़ा फिट ही रखना, मेरी शादी का मामला है शेरवानी। कुछ सोच यार, कुछ सोच, नहीं तो तू और मैं गए। आइडिया बता। मैं कह दोस्तों ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट था। चूँकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, तो इसे समझ लेते हैं कि क्या था ये। तो मैंने जैसा बताया कि ये प्रॉमिसरी नोट था, उसके अलावा ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग टूल था। कोई भी आदमी इसे खरीद सकता था, इंडियन सिटीजन जिसने केवाईसी नॉर्म्स किया हो वो एक चेक के थ्रू या डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू इसको खरीद सकता था। और कितने रुपए में खरीद सकता था? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की इसमें किसी भी एसबीआई के ब्रांच में जो कि स्पेसिफाइड ब्रांच हो उस वहाँ से खरीद सकता था। इसकी लाइफ जो थी 15 दिन की थी जब से इशू हो सकता था, और ये उन्हीं पार्टीज़ को दिया जा सकता था जो जिन्होंने कि लास्ट इलेक्शंस में 1% वोट लिए हों। उसके अलावा ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स के शुरू के 10 दिनों में मिलता था, जैसे कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, और इसकी मियाद 30 दिन से बढ़ाई जा सकती थी उन सालों में जिन सालों में जनरल इलेक्शन होने हों। मैं अपने बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आपको सुनना ही होगा, कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीज़ों को लेकर। ये बातें बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बातें इसलिए बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जम नहीं रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड में दिक्कतें क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, क्योंकि राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट है। उसके अलावा इसने कहा कि जो अमेंडमेंट किए गए हैं फाइनेंस एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में या कंपनी एक्ट में, उन वो सब भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और इसने ये कैसे बोला? इसने कहा कि जो कंपनीज एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है वो अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन की बात करता है, जो कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है। उसके अलावा उसने ये भी कहा कि इस कारण से जो कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस है इलेक्शन में बढ़ जाएगा। एक डॉक्ट्रिन की बात की सुप्रीम कोर्ट ने, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्टेट किसी राइट के अगेंस्ट इंटरफेरेंस करता है किसी इंडिविजुअल की लाइफ में, तो जो गोल अचीव करना चाहता है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। उसके अलावा हम ये समझ लेते हैं कि जो फाइनेंस एक्ट 2017 था जिसके साथ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, उससे पहले और उसके बाद की कंडीशन क्या थी? उससे पहले जो था कॉर्पोरेट सिर्फ 7.5% अपना एवरेज नेट प्रॉफिट जो है पिछले 3 सालों का वो दे सकते थे, लेकिन इसके बाद कोई ऐसी कैप नहीं रह गई। कंपनीज़ को अलाउ किया गया कि वो जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उससे पहले कंपनीज़ को कहा गया था कि जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के साथ साथ, और उसका टोटल नेम, अमाउंट और पार्टी का नाम भी बताना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद कोई भी ऐसी कंडीशंस को रिमूव कर दिया गया। जो ब्लैक मनी कर्व करने की बात थी, जो कि सेक्शन 30 ऑफ आईटी एक्ट 1961 आया, इसमें क्या था कि 20,000 से ज़्यादा की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो है पॉलिटिकल पार्टी को उसका एड्रेस, उसका नाम मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा 20,000 से ऊपर एक कैश मोड में अलाउड डोनेशन किया गया था। लेकिन इसके बाद जो फाइनेंस एक्ट 2017 आया, इसने कहा कि डोनेशन जो है 2000 से ज़्यादा की कोई भी डोनेशन चेक से आएगी, बैंक ड्राफ्ट से आएगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग से आएगी या इलेक्ट्रल बॉन्ड से आएगी। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं थी कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो उनको डोनेशन मिल रही है उसके लिए जो है उन्हें कोई वो बनाना पड़े, क्या कोई रिकॉर्ड बनाना पड़े। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी देखिए इसने कैसे मारी कि 20,000 से ज़्यादा की जो अमाउंट मिल रही थी पहले, उसको इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना था। लेकिन इस फाइनेंस एक्ट 2017 के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई ज़रूरत नहीं थी कि अपने रिकॉर्ड सबमिट करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास।